नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के माध्यम से। इसके अंतर्गत हम आज प्रगतिवाद को प्रारंभ करेंगे, प्रगतिवादी लेकिन उससे पहले हम उत्तर छायावाद में जो हमारा एक पृष्ठ शेष रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रगतिवादी विचारधारा के कवियों से संबंधित जो भी आलोचनात्मक तथ्य हो सकते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कौन से कवि इम्पोर्टेंट हैं, उनकी कौन सी रचनाएं पुरस्कृत और इम्पोर्टेंट हैं, इन सब पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं उत्तर छायावाद के साथ। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं कि उत्तर छायावाद अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य है, इसका उल्लेख हो चुका है। तो सबसे पहली जो आपकी पंक्ति है हाईलाइट कीजिए, उत्तर छायावाद को अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य किसने माना है? तो उत्तर छायावाद को अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना है, इसका उल्लेख हो चुका है। रामधारी सिंह दिनकर से पहले रामधारी सिंह दिनकर में पहले से चली आती राष्ट्रीय भावधारा, दार्शनिक और वैचारिक समस्याएं, काम की महिमा, जीवन के ये सभी पक्ष अति कथित हैं, जिसका साक्ष्य हुंकार की कविताएं, कुरुक्षेत्र का प्रबंध विधान और उर्वशी का काव्य रूपक क्रमशः प्रस्तुत करते हैं। क्रमशः का मतलब राष्ट्रीय भावधारा किसमें देखने को मिलेगी? रामधारी सिंह दिनकर की बुक हुंकार में, ठीक है। और वैचारिक समस्याएं किसमें देखने को मिलेंगी? कुरुक्षेत्र में। और काम की महिमा उर्वशी तो वैसे भी काम और आध्यात्म की समस्या पर आधारित रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। ये क्या है? ये कह रहे हैं अति कथित है, यानी इनके बारे में बहुत कुछ कह दिया है। किसके बारे में? राष्ट्रीय भावधारा, दार्शनिक वैचारिक समस्या और काम की महिमा। ये रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की विशेषताएं, ध्यान रखिएगा। सरल भाषा का आग्रह और कवि सम्मेलनों में तात्कालिक संप्रेषण पर बल बच्चन और दिनकर के काव्य में परस्पर कार्य कारण का रूप धारण कर लेते हैं। बोलचाल के मुहावरे ने उर्दू कविता को मुशायरों में लोकप्रिय बनाया, पर जैसा कि संकेत किया गया, हिंदी काव्य भाषा की प्रकृति मुहावरे पर नहीं, अप्रस्तुत विधान पर अधिक निर्भर रही है। फलतः सरल भाषा कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय तो हुई, पर ऐसी रचनाओं में विधान की सघनता नहीं रह सकी जो कविता प्रभाव के लिए पाठ या गेयता की जितनी अपेक्षा रखती है, अपने भाषिक गठन में वह उतनी ही कमजोर होती है। दिनकर के काव्य में वक्रतत्व का तत्व प्रबल है, जिसका आरंभ उनकी राष्ट्रीय कविताओं जैसे दिल्ली, हाहाकार, विपथगा, समरशेष में मिलता है। समरशेष है ना, ये रचना आधुनिक काल में भी लिखी है एक राइटर ने। तो विपथगा और समरशेष, तो विपथगा भी दिनकर की रचना है, ध्यान रखिएगा। और जो फिर उनके विचार प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र उर्वशी के संवादों में अधिक अधिकार के साथ प्रवेश करता है। इस वक्तृत्व की एक स्वरता को भंग करने के लिए कवि ने विषय वैविध्य पर अधिक ध्यान दिया। यह ना उर्दू के मुहावरे की व्यंजना और ना हिंदी के अप्रस्तुत विधान की। ये अधिकतर आवाहन और उद्बोधन की कविताएं हैं। दिनकर की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने राष्ट्रीय काव्य जैसी गहरी निष्ठा के साथ पराधीनता के युग में लिखा, वैसा ही तीखी आलोचना के स्वर में स्वाधीन देश में। क्या है राष्ट्रीय काव्य जैसा इन्होंने लिखा ना पराधीन भारत में, वो भी हर किसी के लिए संभव नहीं था जितना आलोचना के स्वर में स्वाधीन भारत में। उर्वशी उनकी काव्य क्षमता की सही निष्पत्ति है, जिसमें महाकाव्य और नाटक की उदात्तता को एक साथ मिलाया गया है। तो दिनकर के कौन सा ऐसा काव्य है जिसमें दिनकर का ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें महाकाव्य और नाटक की उदात्तता को एक साथ मिलाया गया है? कामायनी के क्रम में उर्वशी का कवि यह दृष्टि उभारता है कि देव सृष्टि के अमूर्त और वायव्य प्रेम प्रसंग की तुलना में मानवीय संबंधों की मांसलता अधिक स्पृहणीय है। मानवीय संस्कृति देव सृष्टि की तुलना में अधिक विकसित है, यह मान्यता प्रसाद की भी है, पर उनके तर्क की दिशा दूसरी तरफ है। उनकी व्यंजना है कि अजर अमर देव सृष्टि सुख और भोग विलास के स्थूल जीवन मूल्यों की सभ्यता थी, जबकि मानवीय सृष्टि नश्वर होकर भी सूक्ष्म प्रेम की भावना और रचनात्मकता को इसमें विकसित किया गया।
छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच दृष्टि का एक बुनियादी अंतर यहाँ देखा जा सकता है। समानता इस बात में कि दोनों जगह देव सृष्टि की तुलना में मानवीय सृष्टि को स्मरणीय माना गया है, जो मध्यकालीन मान्यताओं के एकदम विरुद्ध है। आधुनिक काव्य और चिंतन की विशेषता है कि मनुष्य को केंद्रीय महत्व प्रदान करता है। क्या आधुनिक काव्य मनुष्य को क्या करता है? केंद्रीय महत्व प्रदान करता है। इसलिए नश्वरता के लिए अभिशप्त होकर भी वहां उसे एक स्पृहणीय जीवन मूल्य के रूप में वर्णन किया गया। प्रसाद की कामायनी और दिनकर की उर्वशी प्रबंध विधान की दृष्टि में यह प्रबंध विधान की दृष्टि विकसित हुई है। तो कामायनी के कुछ सर्ग मैंने आपको करवा दिए हैं, और यदि आप पहली बार हैं चैनल पर तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। आपके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं पूरी वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसके अलावा नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, कविताएं सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। अब देख लेते हैं, महादेवी ने अपने गीतों में नश्वरता को अधिकार के रूप में मांगा है। ये लाइनें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। दो तो इम्पोर्टेंट ही है, नीचे की दोनों बार बार पूछी हुई है। ठीक है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा साफ कह रही हैं कि अमरों का ऐसा लोक, देवताओं का ऐसा लोक तेरी करुणा के उपकार में मुझे मिलेगा जहां मिटने का स्वाद ही नहीं है, जहां मृत्यु ही नहीं है। अरे देव, अगर ऐसा है तो यह रहने दो मेरा मिटने का अधिकार। मैं इस संसार में ही वो सब कुछ प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे देवों के लोक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य भोग और अमरता प्राप्त करना नहीं है। यह मानवीय आत्मविश्वास आधुनिक काव्य का एक मूल स्वर है। नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और शिव मंगल सिंह सुमन मूलतः प्रेम के गायक हैं। यद्यपि आगे चलकर अंचल और सुमन प्रगतिवादी विषय वस्तुओं में भी रुचि लेते हैं। इस पीढ़ी के एक अन्य कवि बालकृष्ण राव में ब्रज भाषा का बाग वैदग्ध्य और द्विवेदी युग की तार्किकता रोमांचक भावबोध के साथ मिली जुली दिखती है। ये बालकृष्ण राव के बारे में आपने इतना नहीं जाना होगा। सघन और शांत गीतात्मकता आरंभिक नरेंद्र की विशेषता है। दूर कहीं पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की गूंज दिखाई देती है। अपने युग के निराशावाद की व्याख्या करते हुए प्रवासी के गीत, तो ये नरेंद्र शर्मा की जो इम्पोर्टेंट बुक्स आपसे पूछी जाती हैं वो है प्रवासी के गीत 1939 के। व्यक्तित्व में कवि का कहना क्या है? ब्रिटिश सत्ता के कारण हमारे समाज में वर्गीकरण कुछ ऐसे ढंग से हुआ कि हमारे कवियों तथा अन्य साहित्यिकों को किसी भी वर्ग में स्थान न मिल सका। ऐसी अवस्था में कवियों का निराशावादी हो जाना स्वाभाविक था। निराशावादियों और नियतिवादियों के आगमन से हिंदी गीति काव्य का उत्तरार्ध शुरू होता है। ये दोनों मन स्थितियां नरेंद्र के प्रसिद्ध गीत में मिलती हैं। कौन सा? आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। दूसरा पक्ष है गोपाल सिंह नेपाली के गीतों का, जहां जीवन और यौवन का उल्लास है। तो आज के बिछड़े जाने कहाँ मिलेंगे, ये गीत किसके हैं? ये नरेंद्र शर्मा के हैं, जिनका प्रवासी के गीत काफी इंपॉर्टेंट संग्रह है, काव्य संग्रह, गीतों का संग्रह, ध्यान रखिएगा। अंचल यानी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सुमन यानी शिव मंगल सिंह सुमन में यदि एक और शरीर का आकर्षण है तो दूसरी ओर भौतिकवादी विचार पद्धति का, जो उन्हें निराशावादी और नियतिवादी नहीं बन जाने देता। अपने उपनाम से लेकर अपनी प्रसिद्ध कविताओं मेरा बस चलता मैं बन जाता कौमार्य तुम्हारा तक नारी के शारीरिक सौंदर्य से अंचल का सहज लगाव रहा, पर उनकी दृष्टि में सौंदर्य के प्रति सम्मान और संभ्रम में भी कमी नहीं आती, उसके लिए सारी ललक के बावजूद। रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रेम के बीच जो विभाजक रेखा अपने निबंध में खींची है, उसे संधि रेखा के रूप में जैसे अंचल ने ग्रहण किया है। फिर नारी सौंदर्य में यदि कवि का मन अटकता है तो सामाजिक कुरूपता का दृश्य उसे कचौटता और उत्तेजित करता है। लोभ और प्रेम, लोभ और प्रीति, ये निबंध भी हमने अपने चैनल पे पढ़ा है। इसीलिए मेरा बार बार आग्रह है कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत कुछ है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध तो फिर आपको अलग से ही मिल जाएंगे चिंतामणि में। सुमन दिनकर की तरह
सुमन दिनकर की तरह वक्तृत्व के कवि हैं, जिस तत्व के माध्यम से वे सहज ही प्रगतिवादी काव्य आंदोलन से जुड़ते हैं। रूस की लाल सेना और मास्को की अपराजय शक्ति का उन्होंने मुक्त कंठ से गुणगान किया है। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से कवि को जैसी प्रखर आशा आकांक्षा वैसी गहरी निष्ठा उसकी अपने जगजीवन में है। कालिदास, गांधी और निराला उसकी रचना के प्रेरक व्यक्तित्व हैं, जिनसे वह सांस्कृतिक और जातीय आदर्श पाता है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विधान के लिए वह साम्यवाद की ओर देखता है। काव्य निष्ठा के प्रसंग में ऐसा बंटवारा कोई कठिनाई नहीं उपस्थित करता, पर व्यवहारिक जीवन में यह द्वैत एक सीमा के बाद चल नहीं पाता। साम्यवाद और राष्ट्रीयता के ये तनाव अपनी जगह बनी हुई हैं। तो इसके साथ कक्षा को समाप्त करेंगे। कल हम इस बुक का जो 16वां परिदृश्य है उसको देखेंगे। उसमें हम प्रगतिवादी आंदोलन को, वैसे प्रगतिवादी कविता हम पढ़ चुके हैं, प्रगतिवादी आंदोलन के जो प्रमुख कविताएं हैं, प्रमुख राइटर्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी रह रहा होगा ये। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलती हूँ पुनः इसका बुक के आगे के भाग के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।